हेलो, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे चलते हैं। ब्लड के पिछले 3 क्लास हो चुके हैं, 3 या 2 क्लास हो चुके हैं। आज नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, इससे पिछले क्लास में, कल के क्लास में मैंने बताया था कि कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। ठीक है, मैंने उससे पहले क्लास में बताया था कि ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। रिकॉल करवा रही हूँ मैं ज़रा। 2 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। कौन कौन सा? एक होता है तरल अवस्था, एक होता है ठोस कण। ठोस कण, ठीक है। तरल अवस्था में क्या आता है? प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा, ठीक है। और ठोस में क्या आता है? ठोस में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। और तरल भाग में कितना होता है? 55%। ठीक है, तरल भाग कितना होता है? 55%। ठोस कण कितने होते हैं? 45%। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले क्लास में बता दिया है। प्लाज्मा में कितने % प्रोटीन होता है? 7 to 9%। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं वो सारे कल के क्लास में मैंने सारा कुछ बता दिया है कि प्लाज्मा में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में कितना % वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा में कितने % वाटर पाया जाता है? 90 to 92%, 90 and 92%। ठीक है, प्लाज्मा का कल क्लास ख़त्म हो गया है। प्लाज्मा में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता दिया है, तो आप लोग जाके कल का क्लास देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल के बारे में। रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। लाल रक्त कणिकाएं, जिसका हिंदी होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कल के क्लास में मैंने तरल पार्टिकल जो आता है प्लाज्मा, उसके बारे में बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड पार्टिकल में जो आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज की क्लास, पूरा जो क्लास होगी वो आरबीसी पे होगी, कल डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगे और उसके बाद प्लेटलेट्स, और आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, यानी इसका रंग जो है वो लाल कैसे होता है? रंग कैसा होता है? लाल। किस पिगमेंट के कारण? हीमोग्लोबिन, बता चुके हैं। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। खोज किसने की? खोज किसने की? तो खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज की। ठीक है, खोज, इसका एक अन्य नाम होता है, या इसका साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हैं। अन्य नाम, आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है, या फिर इसको साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हैं, ये होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? अन्य नाम क्या होता है इसका? इसका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इसका हिंदी में भी इरिथ्रोसाइट्स ही होता है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रंग कैसा होता है? लाल होता है। आरबीसी का रंग पूछे तो कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट। कल के क्लास में मैंने बताया था कि क्वांटिटी के आधार पे, क्वांटिटी और साइज के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे अगर हम बात करें, मात्रा के आधार पे बात करें, तो मात्रा के आधार पे सबसे ज़्यादा क्या है? आरबीसी। उसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स। और इसके बाद है डब्ल्यूबीसी।
ठीक है, WBC। यानी RBC जो होता है वो मिलियंस में पाए जाते हैं, मिलियंस, मिलियंस। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो लाखों में पाए जाते हैं, और WBC क्या होते हैं, हज़ारों में। ये इनका मात्रा है, ठीक है। उसके बाद मैंने रेशियो भी बताया था। रेशियो क्या बताया था, 600 रेशियो 40 रेशियो 1, यानी 600 RBC, 40 प्लेटलेट्स और 1 WBC। साइज के आधार पे मैंने बताया था, आकार के आधार पे। ये तो मात्रा के आधार पे हो गया, ये आकार। साइज के आधार पे बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, WBC। WBC बता चुकी हूँ कल के क्लास में। उसके बाद क्या आता है, प्लेटलेट्स। उसके बाद RBC, यानी ये क्या है, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है आकार में, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेल में RBC कितना पाया जाता है और फीमेल में RBC कितना पाया जाता है। मेल में, यहाँ पे मेल में और फीमेल में RBC कितना पाया जाता है, ठीक है। ब्लड तो मैंने पढ़ा दिया है कि ब्लड कितना होता है, 4 to 5 लीटर होता है मेल में, और फीमेल में क्या होता है, 4 लीटर लगभग अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन मेल का जो RBC होता है, मेल में RBC कितना पाया जाता है लगभग, और फीमेल में कितना पाया जाता है, कोई कमेंट करेगा। देखिए, मेल में पाया जाता है 4.5 से 5.5, और फीमेल में पाया जाता है 4 to 4.5 मिलियंस। ये मिलियंस में होते हैं, मिलियंस। मिलियंस कितना में, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में। समझ में आया आप लोगों को, कुछ समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे ब्लड लिखिए या हीमोग्लोबिन लिख लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखिए, मेल में RBC की बात करें कि मेल में RBC कितना होता है, तो मेल में होता है 4.5 से 5.5 मिलियंस। कितना में, 100 ml हीमोग्लोबिन है। 100 ml, अगर मेल का 100 ml हीमोग्लोबिन निकाला जाए तो उसमें कितना RBC होगा, 4.5 से 5.5 मिलियंस। 4.5 से 5.5 मिलियंस कितना में, 100 ml हीमोग्लोबिन में। 100 ml की मात्रा अगर हम ब्लड किसी मेल का निकालते हैं तो उसके 100 ml ब्लड में, 100 ml हीमोग्लोबिन में कितना होगा RBC, 4.5 से 5.5 मिलियंस, ठीक है, मिलियंस। उसके बाद आता है फीमेल का कितना होगा, 4 से 4.5 मिलियंस। कितना में, पर 100 ml हीमोग्लोबिन। 100 ml हीमोग्लोबिन में, 100 ml हीमोग्लोबिन में फीमेल का कितना होगा RBC, 4 से 4.5 मिलियंस। 4 से 4.5 मिलियंस आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ना, RBC जो होता है वो मिलियंस में है। सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में किसकी मात्रा है, RBC की। उसके बाद किसका है, प्लेटलेट्स का, और उसके बाद किसका है, WBC का। अगर साइज में बात करें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ का। ये क्या है, मात्रा माने कितना, कौन सी चीज़ है हमारे ब्लड में, मात्रा किसकी ज़्यादा है, साइज यानी आकार। WBC का आकार बड़ा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद RBC, ठीक है। RBC सबसे छोटा होता है, RBC सबसे छोटा होता है, ठीक है। इतना जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, लिखेंगे RBC ब्लड की
की मुख्य कोशिका होती हैं, कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका होती है, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी क्या करता है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, क्या करता है, O2 का ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। अब बात करें कि रुधिर का मुख्य कार्य क्या है, तो मैंने बताया था रुधिर का मुख्य कार्य O2 को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण हिंदी में लिखेंगे, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है हमारे बॉडी में, आरबीसी का निर्माण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में, कहाँ होता है, कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो यानी हिंदी क्या होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। बोन मैरो क्या होता है, हमारे शरीर की जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, यानी ये जो हड्डियां हैं हमारे शरीर की, ये ऐसी हड्डियां हैं हमारे शरीर के, और इसी के बीच में क्या बनता है, बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में क्या बनता है, ब्लड बनता है, आरबीसी बनती है, ठीक है, आरबीसी बनता है। इन्हीं हड्डियों के बीच में जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, इन्हीं के बीच में क्या बनता है, आरबीसी बनता है। अब एक और बात करते हैं हम लोग, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, देखिए अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है कि हमारा जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है, लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण बता चुके हैं कई बार कि भ्रूण क्या होता है, भ्रूण में कहाँ बनता है ब्लड, यकृत में बनता है। अभी मैं अच्छे से बता रही हूँ आप लोगों को, एक मिनट, यकृत में बनता है या प्लीहा में बनता है, प्लीहा में, आप लोग को भी नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं समझा रही हूँ, ठीक है। भ्रूण, एम्ब्रियोन, चलिए नोट कीजिए जल्दी। देखिए जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं यानी जो भ्रूण होता है, भ्रूण यानी अभी जो बच्चा है वो माँ के पेट में है, जो बच्चा है वो माँ के पेट में है। अगर बात करें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की, स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूणीय अवस्था की अगर बात करें, भ्रूणीय अवस्था यानी जो बच्चा है वो माँ के पेट में है, अभी बच्चा क्या है, माँ के पेट में है, तब इसका जो ब्लड होता है ये कहाँ बनता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं शुरू में जो बच्चे होते हैं वो किस रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं, एक 3 परत उनका बनता है सबसे पहले, यानी इनमें अभी अंगों का निर्माण नहीं हुआ है। क्या सबसे पहले बच्चे में अंग का निर्माण हो जाता है? नहीं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सेल होते हैं, सेल, एक कोशिकीय सेल होते हैं। सबसे पहले क्या, एक कोशिकीय सिंगल सेल बनता है, सिंगल सेल बनता है। उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट, और इसके बाद क्या बनता है, क्या बनता है, अंग बनने लगते हैं। इसके बाद जाइगोट के बाद क्या बनता है, अंग बनते हैं। इसके बाद क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, बच्चे का जो सारे अंग हुए वो बनने लगते हैं। इसके बाद क्या बनता है, बॉडी बनती है, शरीर बनती है, ठीक है। यानी कि अभी क्या है, बच्चा जाइगोट की अवस्था में है, अभी जाइगोट बना है,
ठीक है, जाइगोट। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा होता है तब क्या होता है, इसमें तो हड्डी होती नहीं है। जो भ्रूण में होता है, जो भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा होता है, जब उसके बॉडी ऑर्गन्स या नहीं बने होते हैं, हड्डियां नहीं बनी होती हैं, तब इनका ब्लड कहाँ बनता है, तो इनका ब्लड बनता है लीवर या प्लीहा में। देखिए क्या होता है कि मदर का जो प्लेसेंटा होता है, मदर का प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा को हम बोलते हैं गर्भनाल, ठीक है, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा गर्भनाल इसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा। इसमें 2 नलियां बनी होती है, यहाँ से 2 नलियां बनी होती हैं, ठीक है। ये माँ है, माँ का जो गर्भनाल है ये बच्चे से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड बच्चा से क्या है, जुड़ा हुआ है। देखिए एक से क्या आता है, एक नली से आता है ब्लड। माँ के शरीर से ब्लड आता है कहाँ, बच्चे के पास। माँ के शरीर से कहाँ आता है ब्लड, बच्चे के पास आता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड की इसे ज़रूरत है ना। अगर ब्लड नहीं आएगा बच्चे के शरीर में तो O2 का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, O2 का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, बच्चे को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। यानी कि अभी इसको ब्लड की ज़रूरत है। और बच्चे में क्या है, अभी हड्डियाँ तो बनी नहीं है। जब मदर जो होती है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या बच्चे में उसी वक्त से हड्डियां बन जाती हैं, नहीं। तब तो बच्चे में जब हड्डियां नहीं है तो कहाँ से बनेगा, आरबीसी कहाँ बनेगा, क्योंकि आरबीसी कहाँ बन रहा है, अस्थि मज्जा में बन रहा है, लंबी लंबी हड्डियों के बीच बन रहा है। अभी तो इसमें हड्डी ही नहीं है, इस बच्चे में अभी तो हड्डी ही नहीं है, ये तो एक भ्रूण की अवस्था, एक जाइगोट की अवस्था में है। तो यहाँ तो क्या होगा, तब क्या होगा, मदर से जो ब्लड आएगा वो बच्चे के पास आएगा। कहाँ से आएगा, मदर के थ्रू ब्लड आता है बच्चे के पास। कितने दिन तक आता है, 15 दिन तक, 15 दिनों तक क्या होता है, मदर के प्लेसेंटा से ब्लड आता है बच्चे तक। 15 दिन में क्या होता है, 15 दिन तक मदर के प्लेसेंटा से ब्लड कहाँ आता है, बच्चे तक आता है, ठीक है, बच्चे तक आता है। इस 15 दिन में ये बच्चा इतना ब्लड ले लेगा, इस 15 दिन में बच्चे को इतना ब्लड मिल जाएगा कि ये क्या करेगा, बच्चा 3 महीने सर्वाइव कर जाएगा। 3 महीना सर्वाइव करने के लिए काफ़ी होगा। 3 महीना, ध्यान से आप लोग समझेंगे कि 15 दिन ये वाला जो होता है ना, ये जो नाल है ये 15 दिन तक ही खुला रहता है। यानी माँ से जो ब्लड है बच्चे तक आता है 15 दिनों तक। और 15 दिनों में बच्चे को इतनी ब्लड मिल जाएगी, इतनी ब्लड की पूर्ति हो जाएगी कि वो अगला 3 महीना जो है वो खुद से सर्वाइव कर जाएगा, खुद से सर्वाइव करेगा। ये 3 महीना बच्चे जो है अगले 3 महीने खुद से सर्वाइव करेंगे। इसीलिए जब भी कोई लेडी न्यूली प्रेग्नेंट होती है तो उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। अपने शुरुआती प्रेगनेंसी में किसी भी लेडी को सबसे ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि माँ से बहुत सारे जो ब्लड है वो बच्चे को जा रहा है। माँ के प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, बच्चे के पास जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब माँ में ब्लड का फॉर्मेशन बच्चे के पास जाएगा तो माँ में ब्लड की कमी होगी। और इसी वक्त क्या होता है, माँ में ब्लड की कमी होने लगती है और कहीं ना कहीं औरतों को थकान लगता है और जी मिचलाता है, उल्टी जैसा मन होता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है माँ को, क्योंकि ब्लड की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ब्लड की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा, O2 का फॉर्मेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा सारे बॉडी में। और जब O2 का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा। इससे पहले क्लास में मैंने बता रखा है कि O2 का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है O2 का, और O2 हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा। ग्लूकोज को टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। देखिए C6H12O6 ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज तभी टूटेगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनता है, H2O बनता है। तब क्या बनता है,
CO2 बनता है और क्या बनता है, ATP बनता है, ATP। और यही एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है, यही एनर्जी है, यही एनर्जी को हमारी जो सेल्स है वो ग्रहण करती है, ग्लूकोज को डायरेक्ट ग्रहण नहीं करती हैं, ठीक है। और वाटर बनता है, और हमारे बॉडी के लिए वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, 70% क्या है, वाटर है। 70% क्या है हमारे शरीर में, वाटर है। वाटर क्यों ज़रूरी है, हमारे ब्लड में वाटर घुल के हर मिनरल्स को क्या करता है, फ्लो करवाता है। आपने देखा प्लाज्मा में क्या है, 90% वाटर है, 90% वाटर है। तो वाटर की भी तो ज़रूरत है, और वो वाटर कहाँ से आएगा, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा हमारे शरीर को। जैसे ही ऑक्सीजन मिला वैसे ही क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होते ही हमें क्या मिला, जल मिला, हमें एनर्जी मिली ना। और ये जल देखिए पाचन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे सलाइवा में कितना परसेंट होता है वाटर, तो हमारे सलाइवा में भी वाटर होता है 70 to 90%। तो इसमें भी वाटर हमें ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि सलाइवा से ही तो भोजन पचता है, ठीक है। पीत रस में होता है वाटर। तो ये सारी चीज़ों के लिए वाटर हमारे लिए सबसे डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे शरीर को प्योर करता है वाटर। तो हमारे लिए वाटर भी तो ज़रूरी है। तो ये इतना माँ के थ्रू बच्चे को इतना ज़्यादा ब्लड मिल जाएगा, बच्चा इतना ज़्यादा ब्लड कंज्यूम कर लेगा इन 15 दिनों में कि वो 3 महीना क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर लेगा। बच्चा जो है वो 3 महीने सर्वाइव करने की स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 15 दिन के बाद ये बंद हो जाएगा, ये नाल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 15 दिन के बाद ये नाल बंद हो जाता है। यानी शुरुआती जो प्रेगनेंसी होती है उसमें माँ को क्या हो रहा है, कमज़ोरी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड बच्चे के पास जा रहा है, ठीक है। 15 दिनों बाद ये बंद हो जाता है। अब 3 महीने बाद क्या होता है, 3 महीने बाद क्या होता है, बच्चे के ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनने लगता है, अंग बनता है, ठीक है। और अंग जब बनेगा तो मैंने अभी बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे में ब्लड कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। यानी 3 महीने में के बाद यकृत बन जाएगा, यकृत बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, और प्लीहा बन जाएगा। प्लीहा में भी ब्लड बनता है, प्लीहा, प्लीहा बन जाएगा। यानी ये दोनों जब अंग बनेंगे तो अब बच्चे का जो ब्लड है, जो बच्चा, वो बच्चा जो माँ के पेट में है, उसका ब्लड कहाँ बनेगा, यकृत में बनेगा। यकृत में बनता है और प्लीहा में बनता है। सबसे पहला मेनली कहाँ बनता है, यकृत में। दूसरा में अगर ऑप्शन यकृत ना हो तो आप क्या लगाएंगे, प्लीहा में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है, जब बच्चा माँ के पेट में है, ठीक है, तब इसका ब्लड कहाँ बनता है, यकृत और प्लीहा में, ठीक है। अब सवाल आता है कि मैम ये तो नाल हो गया, इससे तो ब्लड आ रहा है, इस नाल से क्या आता है, तो इस नाल से आता है ग्लूकोज, एनर्जी। माँ के द्वारा बच्चे को एनर्जी मिलता है, जो ग्लूकोज, ग्लूकोज, वाटर, वाटर और क्या, ग्लूकोज आता है, वाटर आता है, और पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व होते हैं बच्चे को ज़रूरत के, पोषक तत्व ये आते हैं। और ये जो नाल है ये कितने दिन तक खुला रहता है, ये नाल 9 महीने तक खुला होता है, जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है, 9 महीने, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। यानी जब भी पूछे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनता है, तो यकृत और प्लीहा में, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि जो बच्चे में बोन्स होती हैं वो कितने महीने में बनती है। 3 महीने में तो अंग बनता है, लेकिन बोन्स आप नहीं बताई मैम। तो देखिए 6 से 7 महीने के बाद, 6 से 7, छठा और 7वें महीने के बाद क्या बनता है, हड्डियां बनती हैं, बढ़ने लगती हैं, ठीक है, हड्डियां बनती हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आरबीसी तो बन गया, एडल्ट में भी बन गया और एम्ब्रियन में भी बन गया। अब ये कितना दिन तक सरवाइव करता है हमारे बॉडी में, इसका जीवन काल क्या है, आरबीसी का जीवन काल क्या है, आरबीसी का जीवन काल आखिर क्या है। तो लिखेंगे आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन,
120 दिन, ठीक है। यानी बोन मैरो में आरबीसी बना, 120 दिन सरवाइव किया हमारे बॉडी में, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ मृत्यु हो जाती है? हमारे बॉडी के किस पार्ट में आरबीसी की मृत्यु होती है? मृत्यु कहाँ होती है? ये होती है लीवर में, लीवर, और दूसरा में स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है, यकृत में और प्लीहा में, प्लीहा में, ठीक है, यकृत में और प्लीहा में। मृत्यु कहाँ होता है? मृत्यु कहाँ होता है? ठीक है, यकृत और प्लीहा में, स्प्लीन में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? यकृत और स्प्लीन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे आरबीसी का, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की मृत्यु हो जाएगी। ये हो गया। अब देखिए एक और चीज़ ध्यान में दीजिए कि जब लीवर में आरबीसी डेड होती है, जब लीवर में आरबीसी मरती है, जब लीवर में आरबीसी मरती है तो पूरी तरह मर जाती है, मर जाती है, ठीक है। जब लीवर में आरबीसी मरती है तो पूरी तरह मर जाती है, लेकिन जब स्प्लीन में यानी प्लीहा में आरबीसी मरती है तो वो कुछ समय के लिए मरती है, फिर रीजेनरेट हो जाती है, फिर जी जाती है, रीजेनरेट हो जाती है, ठीक है, फिर रीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। इसलिए प्लीन को क्या कहते हैं? प्लीहा को क्या कहते हैं? इसीलिए स्प्लीन को, इसीलिए जल्दी आप लोग लिखिए, यहाँ पे कहाँ लिख दूँ? इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी का ब्लड बैंक, किसको कहते हैं? स्प्लीन को। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक। और लीवर और स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की मृत्यु होती है। लीवर में जो आरबीसी मरती है वो पूरी तरह मर जाती है, लेकिन जो स्प्लीन में, जो प्लीहा में आरबीसी मरती है वो फिर से रीजेनरेट हो जाती है, पुनः जी जाती हैं वो, फिर से रीजेनरेट, यानी जो भी उस सेल में डैमेज हुआ है, आरबीसी में जो भी कुछ डैमेज हो जाता है वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी का ब्लड बैंक। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, लिखिए। एक और पॉइंट आगे लिखते हैं कि स्तनधारियों के आरबीसी में, लिखेंगे स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अपवाद में कुछ जानवर हैं, अपवाद में कुछ जानवर हैं जिनके, वो स्तनधारी ही हैं लेकिन जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऐसे तो स्तनधारियों के आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में क्या है? ऊंट,
ऊँट, ऊँट के जो आरबीसी होता है, ऊँट का आरबीसी, और एक और है लामा, ठीक है। ऊँट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यह अपवाद है, पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी को क्या कहते हैं? बिना दिमाग वाली कोशिका कहते हैं। बिना दिमाग वाली कोशिका क्यों कहते हैं? जब आप मेरी कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं केंद्रक पढ़ा रही थी उस चैप्टर में, तो मैंने आपको कहा था, एक वर्ड लिखा था मैंने, एक बात बताई थी कि केंद्रक को क्या कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये मैंने लाइन आप लोग को लिखवाया था जब मैं सेल पढ़ा रही थी, कोशिका चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी, और कोशिका चैप्टर में जब केंद्रक पढ़ा रही थी तब मैंने ये लाइन लिखवाया था कि केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल में तो केंद्रक है ही नहीं, तो केंद्रक नहीं होगी तो क्या होगा? आरबीसी क्या होगा? बिना दिमाग वाली कोशिका होगी। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? बिना दिमाग की कोशिका, बिना दिमाग की कोशिका, कोशिका। आरबीसी को क्या कहते हैं? बिना दिमाग की कोशिका, बिना दिमाग की कोशिका, ठीक है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के केंद्रक में क्या नहीं, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक, ठीक है। आरबीसी के कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक, ठीक है। चलिए आगे चले। देखिए अब हम रोग के बारे में पढ़ते हैं कि आरबीसी से रिलेटेड रोग कौन कौन से हैं। डिजीज, डिजीज ऑफ आरबीसी, डिजीज ऑफ आरबीसी। पहला लिखेंगे जब आरबीसी की कमी, जब हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, कमी, तो कौन सी रोग होगी? दूसरा, जब आरबीसी अधिक हो जाएगा, अधिकता, तो कौन सी रोग होगी? देखिए जब आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा? तब होगा एनीमिया। बच्चों में हो जाती है ना आरबीसी की कमी, हम लोग बोलते हैं बच्चे को एनीमिया हो गया है, आरबीसी की कमी हो गई है, ठीक है, एनीमिया, एनीमिया। और बताइए कि जब आरबीसी बढ़ जाए, जब आरबीसी की अधिकता हो जाए, अपने मात्रा से बढ़ जाए, उस रोग को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी जब कम होता है तो क्या होता है? आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है, आरबीसी की जब अधिकता होती है तो क्या हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। देखिए एक और बीमारी होती है, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। देखिए आरबीसी का जो आकार होता है, यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, आरबीसी वाले में आकार कैसा होता है? आरबीसी का, आरबीसी का आकार होता है अंडाकार। आरबीसी में जो सेल पाए जाते हैं उनका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, अंडाकार। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? एक अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक। अनुवांशिक बीमारी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक बीमारी का मतलब होता है वो बीमारी जो जनरेशन वाइज चले, मतलब पिता से बच्चों में, फिर बच्चों से उनके बच्चों में, उसे कहते हैं अनुवांशिक बीमारी। जेनेटिक्स रोग, जेनेटिक्स डिजीज, जेनेटिक्स डिजीज यानी जो वंशानुगत चले, दादा से पिता में, पिता से बेटे में, फिर बेटे से उसके बेटे में, इसे कहते हैं जेनेटिक्स बीमारी। ये होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? इसमें
इसमें जो आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का आकार ऐसे तो अंडाकार होता है, लेकिन आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, चंद्राकार हो जाता है। मून, हाफ मून के आकार का कैसा हो जाता है, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हाफ मून की तरह, हाफ मून, मून की तरह। ऐसे कैसे होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, ये तीसरा डिजीज हो गया। इसके बाद आता है एक और बीमारी होती है थैलेसेमिया, थैलेसेमिया नामक बीमारी। चौथा में क्या, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, इसमें क्या होता है, थैलेसेमिया में क्या होता है, आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल घट जाता है, घट जाता है। यानी जीवन काल कितना था, 120 दिन, इसमें कहाँ कितना हो जाता है, 60 दिन, 70 दिन ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये आरबीसी से रिलेटेड बीमारी है, आरबीसी से रिलेटेड बीमारी है, आप लोग नोट कर लेंगे। आरबीसी की कमी से एनीमिया, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का आकार हाफ मून की तरह हो जाता है। थैलेसेमिया में क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल घट जाता है, यानी कितने दिन का हो जाता है, 60 से 70, 50 से 60 ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे WBC। ठीक है, तो जिन्हें भी ऐसा लगता है कि मेरे क्लास से उनके पढ़ाई में कुछ फ़र्क आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, या फिर उनके एग्ज़ाम के लिए, देखिए ये सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग याद करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे मेरे क्लास में। और अभी दो, ये तो तीसरा चैप्टर है, इसके बाद भी सारे जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो सारा मैं ख़त्म कराऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ जुड़ जाए, उसके बाद आप लोग अपना जो हैंड रिटन नोट्स है वो बनाते रहें। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।